स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में औसत लाभ विधि के बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने देखा और उससे संबंधित बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित आप लोगों को मैंने बताया था। आज औसत लाभ विधि का ही और संशोधित रूप के बारे में समझते हैं, जिसे नाम दिया गया भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि का सीधा सीधा संबंध औसत लाभ विधि से है और औसत लाभ विधि हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि इसका सीधा संबंध लाभ से होता है। तो भारित औसत लाभ विधि का क्या मतलब है, इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं और प्रश्न में ये कब अप्लाई करना चाहिए, इस सब का विस्तार से इस वीडियो में मैंने दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखें भारित औसत लाभ विधि से क्या अभिप्राय है। भारित औसत लाभ विधि का मतलब क्या है? जब पिछले वर्षों के लाभों में निरंतर आपके घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति हो तो साधारण औसत ब्याज की बजाय भारित औसत लाभ विधि के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। ये विशेषता आपको देखनी होगी। अगर गत वर्षों के लाभों में निरंतर लाभ बढ़ने की प्रवृत्ति हो या निरंतर लाभ घटने की प्रवृत्ति हो, तो अगर इस प्रवृत्ति को आप गत वर्ष के लाभों में देखते हैं तो फिर आप साधारण औसत आपके विधि से ख्याति को कैलकुलेट करने की बजाय भारित औसत लाभ विधि से ख्याति की कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि औसत लाभ विधि में इस वृद्धि की प्रवृत्ति का या घटने की प्रवृत्ति का प्रभाव आपके कौन सा नहीं आ पाता है। तो हम ये चाहेंगे कि ख्याति मूल्यांकित करते समय जो लाभ लिए जाएं, जो औसत लाभ लिया जाए, उसमें इस आपके वृद्धि और कमी की प्रवृत्ति का भी आपके अंश होना चाहिए। इसलिए यह भारित औसत लाभ विधि आपके कौन सा बनाई गई और इसी से ख्याति की कैलकुलेशन करते हैं। अगर लाभ निरंतर बढ़ते हुए हों तो हम हर एक वर्ष को लाभ आपके भार प्रदान करेंगे बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 करके, और यदि आपके लाभ निरंतर गिरते हुए हों तो इसी का हम भार का रिवर्स कर देंगे 4 3 2 1। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके कौन सा आपके लाभ गत वर्षों के नियमित रूप से बढ़ रहे हैं तो वो आपके कौन सा वृद्धि की प्रवृत्ति है। ऐसे में जो भार प्रदान करेंगे वो बढ़ते क्रम में प्रदान करें 1 2 3 4, और अगर आपके कौन सा लाभ निरंतर गिरते हुए हों तो वो आपके कौन सा घटती प्रवृत्ति को आपके दर्शाता है। ऐसी स्थिति में जो भार प्रदान किए जाएंगे वो घटते क्रम में होंगे 4 3 2 1। इस बात का आपको ध्यान रखना है और इन भार को हम आपके कौन सा लाभों से मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल के योग के आधार पर ही हम भारित औसत लाभ निकालेंगे और उसी से फर्म की ख्याति को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो यह भारित औसत लाभ विधि औसत लाभ विधि का संशोधित रूप है, जो औसत लाभ विधि में वृद्धि और कमी की प्रवृत्ति का अंश नहीं है, उसको सम्मिलित करते हुए ही यह भारित औसत लाभ विधि को बनाया गया। किस प्रकार से इसको अपन कैलकुलेट करेंगे भारित औसत लाभ को, उसको आप समझते हैं। भारित औसत लाभ को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक ये विश्लेषण तालिका बनानी पड़ेगी, जिसमें पहला कॉलम आप लेंगे कौन सा ईयर्स का, जो जितने ईयर्स के आपने कौन सा लाभ लिए हैं वो ईयर्स। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जैसा भी क्वेश्चंस में मेंशन किया है उसको मेंशन करेंगे। यहां पर भार आप लिखेंगे, भार जैसा कि मैंने कहा अगर आपके वृद्धि की प्रवृत्ति है तो 1 2 3 4, और अगर आपके कौन सा घटते क्रम में लाभ हैं तो फिर 4 3 2 1। इस भार को लाभ या हानि से मल्टीप्लाई करके जो गुणनफल आएगा वही आपके कहलाएगा गुणनफल यानी प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का फिर हम क्या कर लेंगे, टोटल लगा लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट में टोटल ऑफ वेट का भाग देकर भारित औसत लाभ कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर्मूला आप याद रख लें, टोटल ऑफ कौन सा प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। इससे अपन ज्ञात करेंगे भारित औसत लाभ, और इस प्रकार से आपको भारित औसत लाभ कैलकुलेट करना पड़ेगा सारणी बना के। अब प्रश्न आता है कि हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे ख्याति कैलकुलेट होगी। तो प्रश्न में आपको ख्याति कैलकुलेट करने के बारे में बोलेगा कि 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर भारित औसत लाभ विधि से फर्म की ख्याति कैलकुलेट करें।
आपने भारित औसत लाभ कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये जितने वर्षों के क्रय बोला है उतने वर्षों से मल्टीप्लाई करके, यानी 2 वर्ष के क्रय बोला है तो ये 2 गुना है, 3 वर्ष का क्रय बोला है तो 3 गुना है, तो अपन उसको उतने से मल्टीप्लाई करके फर्म की ख्याति निकालेंगे। तो आपको ख्याति कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से भारित औसत लाभ विधि आपको कौन सा ख्याति कैलकुलेट करनी है। अब इसके मैं 1-2 आपके प्रश्न आपको इसमें बता रहा हूं, उसकी बेसिस पर समझें कि भाई किस प्रकार से अपन को कैलकुलेट करना है। बाकी पूरी प्रक्रिया वही है जो औसत लाभ विधि में अपन ने पढ़ा था। किन किन बातों का, किन संयोजनों का ध्यान रखना है, वो सभी आपके कौन सा मैं यहां पर बता रहा हूं। एक फर्म में गत 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं आपको, 2015, 16, 17, 18, 19। इनके आपके लाभ को अगर देखें तो 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 और 85,000 लाभ नियमित तौर पर बढ़ते हुए हैं। तो यहां भारित औसत लाभ विधि से ही ख्याति निकालनी चाहिए। आपको कहेगा किस प्रकार से फर्म की ख्याति की गणना भारित औसत लाभों के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर करनी है। तो जब यहां भारित औसत लाभ लिख दिया तो आपको विश्लेषण तालिका बनाकर ही आपके कौन सा भारित औसत लाभ निकालना है, जैसा कि मैंने फॉर्मेट बताया था। सबसे पहले अपन यहां पर ईयर्स आपके लिख लें, प्रॉफिट आ जाएंगे। ये अपन के कौन सा 2015 का लाभ कितना है, 43,000। बढ़ते क्रम में लाभ है, इसलिए बढ़ते क्रम में वेट दिया है नंबर 1, इसको वेट दिया है 43 × 1, इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कितना आ गया, 43,000। 2016 में लाभ कितना हुआ, 50,000। बढ़ते क्रम में भार दे दिया 2, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 1 लाख रुपए। 52,000 इंटू कितना हो जाएगा, 3, 156। इसी प्रकार से आपके 65,000 इंटू 4, 2,60,000 रुपए। इसी प्रकार से 85,000 इंटू 5, 4,25,000 रुपए। तो आपने बढ़ते क्रम में आपके कौन सा भार दिए हैं और इस लाभ से इसको मल्टीप्लाई करके गुणनफल निकाला है। अब अपन ये गुणनफलों का योग निकाल लें। 9,84,000 गुणनफलों का योग है और भार का योग लगाया, कितना आ रहा है, 15। अब इसकी बेसिस पर अपन कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला आपको भी मैंने बताया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड टोटल ऑफ क्या, वेट। अब इसी में बात करते हैं हम आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट में आपके वेट का अपन ने टोटल ऑफ वेट का भाग दिया तो 65,600 रुपए भारित औसत लाभ आ जाएगा। ख्याति कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। भारित औसत लाभ का 2 गुना फर्म की ख्याति है, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू कौन सा, 2 ईयर परचेज। 2 से मल्टीप्लाई कर दें 65,600 को, तो हमारी फर्म की कुल ख्याति कितनी आ जाएगी, 1,31,200 रुपए। तो इस प्रकार से आपको ये फर्म की ख्याति को कैलकुलेट करना है। प्रश्न में देखना, अगर यहाँ भारित औसत लाभ निकाला है तो इसका मतलब ये भारित औसत लाभ विधि को अपन को काम में लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये भारित औसत लाभ विधि के अंदर आपको प्रश्न करना रहेगा, जैसा भी आपको प्रश्न में दे रखा है। इसमें एक और प्रश्न मैंने लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें किस प्रकार से अपन इसको अप्लाई करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में देखें आपको क्या क्या रखा है। एक फर्म की गणना गत 4 वर्षों के भारित औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर करनी है। 4 वर्ष के लाभ आपको दे रखे हैं और लेखों की जांच करने के बाद आपको पता चला है, इसमें पॉइंट नंबर 1 का है कि 1 दिसंबर 2016 को प्लांट के संबंध में एक बड़ी मरम्मत कराई गई। बड़ी का मतलब भारी मरम्मत है, जिसको पूंजीगत प्रकृति का व्यय मानते हुए प्लांट की लागत में ऐड करना चाहिए, जिसे गलती से लाभहानि खाते से चार्ज किया गया, अर्थात इससे लाभ हमारा क्या हो गया, कम। इसको पूंजीगत प्रकृति का मानना चाहिए था, परंतु इसको किसका माना गया, आयगत प्रकृति का मानकर लाभहानि खाते से घटा दिया। तो ये 6,000 रुपए जो संपत्ति के रूप में लिखने चाहिए थे, इसको आपने लाभहानि खाते में घटा दिया। यानी गलती ये हो गई कि इससे हमारा ये लाभ जो है, लाभ कौन सा, 16-17 का लाभ, यानी 31 मार्च 2017 का जो लाभ है वो 6,000 रुपए से क्या हो गया, कम, क्योंकि पूंजीगत प्रकृति का व्यय मानने की बजाय आयगत प्रकृति का व्यय माना। ये गलती आपसे हो गई। जिसे पूंजीगत करना है, यानी वापिस से इसको पुस्तकों में पूंजीगत करके दिखाना है, संपत्ति के रूप में दिखाना है, और क्रमगत हास विधि से 10% वार्षिक दर से क्या करना है, हास का प्रावधान करना है। तो ये ए पॉइंट है। ऐसे ही आपको कौन सा बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है। डायरेक्ट मैं आंसर के ऊपर आ जाऊं ताकि समझाता हुआ जाऊं। आपको सामान्य लाभ जो निकालने के लिए ये विश्लेषण तालिका बहुत बनानी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके ईयर्स और प्रॉफिट दिखा दें। जो प्रॉफिट 4 साल के आपको दे रखे हैं यहाँ पर,
2015 का, 2016, 17 और कौन सा 18। ये 31 मार्च 2015, 16, 17, 18 है, यानी 1 अप्रैल से वर्ष प्रारंभ हो रहा है। चारों वर्ष के लाभ दिखा दिए। पहले पॉइंट पर आ जाएं, 1 दिसंबर 2016 ये कौन से वर्ष में आएगा? ये 16-17 वाले वर्ष में आएगा। प्लांट पर 6,000 रुपए के खर्च करें, जिसको कि मैंने बताया कि पूंजीगत प्रकृति का वे है, संपत्ति मानना चाहिए था, पर लाभ हानि खाते में से आपने घटा दिया, तो अब इसको अपन वापस से क्या कर दें? ऐड कर दें। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए 2017 में वापस से 6,000 रुपए संपत्ति के रूप में ऐड करें। पर इस संपत्ति पर आपको मूल्यह्रास भी लगाना होगा। अब मूल्यह्रास कितना लगाएं, तो इसके बारे में आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। क्रमगत ह्रास विधि से 10% से ह्रास लगाना है। क्रमगत ह्रास विधि आपको पता ही है, अपलिखित मूल्य विधि, जो संपत्ति का प्रारंभिक शेष होता है उसके ऊपर ख्याति का अपन मूल्यांकन करते हैं। यहां पर आपने जो पहला वर्ष है 1 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक, यानी कितने महीने? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का आपको मूल्यह्रास कैलकुलेट करना है। किसके ऊपर? 6,000 के ऊपर। तो 6,000 का 10% से वार्षिक आपके कौन सा आपके मूल्यह्रास आ गया? 600 रुपए का। और अपन को कैलकुलेट करना है 4 महीने का, तो 4/12 कर दें, तो इसमें 200 रुपए आपका डेप्रीशिएशन आएगा, जो कि अपन माइनस कर दें। डेप्रीशिएशन 2017 में कितने का डेप्रीशिएशन? 200 रुपए का। वापस से आपको बता दूं, 6,000 के ऊपर 10% से 4 महीने का मूल्यह्रास कैलकुलेट करा है, 4/12। तो 6,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12, तो कितने रुपए का डेप्रीशिएशन आ गया? 4 महीने का 200 रुपए। तो ये तो आपके 31 मार्च 2017 को पहले साल डेप्रीशिएशन लगाया। डेप्रीशिएशन इस पर अगले साल भी लगेगा, क्योंकि गलती का प्रभाव केवल यही नहीं रहा कि डेप्रीशिएशन इस साल ही लगाया, इस संपत्ति पर अगले साल डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। अगले साल डेप्रीशिएशन किस पे लगाएंगे वो चीज समझ लें। 6,000 में से 200 रुपए माइनस करें, तो अपलिखित मूल्य अगले साल के लिए कितने रुपए आएगा? और ये अपन जब माइनस करेंगे 6,000 में से 200 रुपए, तो 5800 रुपए अगले वर्ष के प्रारंभ में अपलिखित मूल्य आएगा इस प्लांट का, इस 6,000 रुपए का। तो 5800 का 10% से 12 महीने का, अगले वर्ष तो पूरे 12 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा, क्योंकि प्लांट अब क्या हो जाएगा? पुराना। तो 5800 के ऊपर 10% से 12 महीने का डेप्रीशिएशन लगाएं, तो 580 रुपए आता है। तो इस प्रकार से डेप्रीशिएशन आपको आने वाले 2 वर्ष में लगाना है, परचेजिंग ईयर में, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में। तो डेप्रीशिएशन हमारे लिए आयगत प्रकृति की आनी है, दैट्स व्हाई इसको अपन ने क्या कर दिया? लाभों में से माइनस कर दिया, क्योंकि आपने इसको क्या माना था? प्लांट को संपत्ति मानने की बजाय लाभ हानि खाते में से माइनस कर दिया था, इसलिए 2 साल डेप्रीशिएशन आपने चार्ज नहीं किया था, तो अब अपन ने इसको डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया। तो ये पहला एडजस्टमेंट के ये 2 समायोजन आपको करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि 31 मार्च 2016 को अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 2400 रुपए से अधिक किया गया। 31 मार्च 2016, यानी ये 2016 वाले वर्ष की बात कर रहा है। 31 मार्च 16 को जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 2400 रुपए ज्यादा दिखाएं। अब आप अपने माइंड में ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट समझें और क्रिएट करें, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर आप क्रेडिट साइड में 2400 रुपए ज्यादा दिखाओगे, तो बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या होगा? 2400 से बढ़ेगा, और जब ग्रॉस प्रॉफिट 2400 से बढ़ा, तो नेट प्रॉफिट भी कितने से बढ़ेगा? 2400 से बढ़ेगा। तो इस अशुद्धि का सुधार करने के लिए आपके 31 मार्च 2016 वाले लाभ में आपको 2400 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। किस 31 मार्च 2016 को लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक हमको 2400 रुपए से, क्योंकि सकल लाभ 2400 रुपए से ज्यादा है, इसलिए लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 31 मार्च 2016 को। अब इस क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक पर भी पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गत वर्ष का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक चालू वर्ष में ओपनिंग स्टॉक के रूप में आता है। तो 31 मार्च आपके 2016 का क्लोजिंग स्टॉक 2017 का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ये गलती नेक्स्ट ईयर पर भी प्रभाव पड़ रहा है इसका। अगर नेक्स्ट ईयर के अंदर आपने ओपनिंग स्टॉक 2400 रुपए ज्यादा दिखा रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2017 16-17 का जो 31 मार्च 17 का जो ट्रेडिंग अकाउंट है,
वो 2400 रुपए से ज्यादा आपके कौन सा आपके प्रॉफिट माइनस हो गया है। तो इस आपके 2400 रुपए को 2017 के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आपके कौन सा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के नाम से 2017 में ये 2400 रुपए ऐड करके दिखाएं। क्योंकि अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक आपने गलती से ज्यादा लिख दिया, वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा और इस कारण से अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सकल लाभ 2400 रुपए से कम हो जाएगा। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का दिखाते अपन ट्रेडिंग अकाउंट के कौन सा डेबिट साइड में, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट आपके कौन सा जो ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा वो 2400 रुपए से आपके कौन सा कम ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा। तो इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए 31 मार्च 2017 के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वापस से ऐड कर दिया जाएगा आपके कौन सा 2400 रुपए ओवर वैल्यूएशन ऑफ कौन सा ओपनिंग स्टॉक के नाम से। अब इसमें एक तीसरा पॉइंट लिखा है, ख्याति के मूल्यांकन के लिए प्रबंधकीय लागत के संबंध में 4800 रुपए वार्षिक चार्ज लगाना है। मैनेजरियल कॉस्ट के नाम से आपको हर एक साल 4800 रुपए चार्ज करने, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। और ये जो प्रबंधकीय लागत है ये आयगत प्रकृति का व्यय है और आयगत प्रकृति के व्यय लाभों में से माइनस होने चाहिए, इन्होंने माइनस नहीं किए। अब आपसे कह रखा है कि आप क्या करें कि ये जो ख्याति मूल्यांकन के लिए प्रबंधकीय लागत है उसको प्रत्येक वर्ष 4800 रुपए से क्या कर दें अपन, चार्ज करें। तो इस कारण से इसको लेस कर देंगे मैनेजरियल कॉस्ट के नाम से, हर एक वर्ष के लाभ में से कितने कितने माइनस करने हैं आपको, 4800 रुपए। तो इस प्रकार से इनका एडजस्टमेंट करने के बाद फर्म का जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो इस प्रकार से आएगा। इन सभी को अपन ऐड लेस कर लें, ब्रैकेट वाले जो आइटम है सबको माइनस करना है और ये जो है उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो जो नेट अमाउंट आ गया वो आ गया 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। अब प्रश्न आता है कि इसका अपन क्या कैलकुलेट करें, भारित औसत लाभ। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है आपको यहां पर, 4 वर्षों के भारित औसत लाभ के आधार पर। तो आपने सामान्य लाभ तो निकाल लिए जो व्यावसायिक गतिविधियों से हुए हैं। अब कैलकुलेट करें भारित औसत लाभ इन आपके कौन सा लाभों के आधार पर और उसके 3 वर्ष के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति को कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे जरा देखें आप लोग सभी। इसमें सबसे पहले विश्लेषण तालिका बनानी पड़ेगी हमारे को। इस विश्लेषण तालिका में जैसा कि आपको बताया कि आपको ईयर्स, प्रॉफिट एंड वेट एंड प्रोडक्ट दिखाने हैं। जो आपके कौन सा 2015 का सामान्य लाभ समायोजन के बाद निकला वो 15,400, बढ़ते क्रम में लाभ है इसलिए वेट 1 2 3 अपन प्रदान कर रहे हैं। ये चारों साल के मैंने लाभ लिख दिए, इनको बढ़ते क्रम में अपन ने वेट प्रदान कर दिया। इस वेट को लाभों से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया अपन ने, प्रोडक्ट निकाल लिया। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालें, टोटल ऑफ वेट निकालें और फॉर्मूला अप्लाई कर दें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो 2,19,280 में 10 का भाग दें तो 21,928 रुपए भारित औसत लाभ आपको ज्ञात हो जाएगा। का मूल्यांकन कैसे करना है, भारित औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर आपको करना है। तो भारित औसत लाभ कितना निकला, 21,928, 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा, 65,784 रुपए। ये फर्म की ख्याति हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको भारित औसत लाभ विधि को काम में लेना है। और औसत लाभ विधि के बारे में अपन ने काफी विस्तार से पढ़ा, भारित औसत लाभ विधि के बारे में भी पढ़ा। पर भारित औसत लाभ विधि के बारे में एक पॉइंट याद रखें, या तो प्रश्न के अंदर आपको स्पष्ट तौर पर के रखा है कि भारित औसत लाभ विधि के आधार पर आपको ख्याति की गणना करनी है, तो आप भारित औसत लाभ विधि को काम में लें। लाभ बढ़ते हुए हम तो भार बढ़ते क्रम में दें, लाभ घटते क्रम में हैं तो आप आपके कौन सा भार घटते क्रम में दें। अगर प्रश्न के अंदर ख्याति कैलकुलेट करने के लिए भारित औसत लाभ विधि के बारे में नहीं बोला है, केवल बोला है औसत लाभ विधि, तो उस केस में आप केवल औसत लाभ विधि से ही सवाल कैलकुलेट करेंगे, चाहे लाभ बढ़ते हुए क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो। प्रश्न में क्या बोला है ये आपके कौन सा इंपोर्टेंट है, आपको उसी के अनुसार ख्याति को कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने भारित औसत लाभ विधि के बारे में देखा। जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो नेक्स्ट वीडियो है आपके कौन सा अधिलाभ आपके कौन सा विधि के संदर्भ में, आपके सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करें
इसको काफी विस्तार से दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में इसी विधि से आपके कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कंप्लीट देखें। उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशंस लिया है। थैंक यू।